नमस्कार, मैं अमित सटीक नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक अपील, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारी छोटी सी कोशिश है, ये और लोगों तक पहुंच सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मॉनसून का जो ये सत्र है, वो समाप्त हो चुका है। ये 12 अगस्त को समाप्त होने वाला था, लेकिन क्योंकि जो प्रोसीडिंग्स थी फ्राइडे की, वो अनिश्चित काल के लिए एडजर्न कर दी गई, बोथ अपर हाउस एंड लोअर हाउस में। इसीलिए मॉनसून सत्र, जो इम्पोर्टेंट बजट भी कवर हुआ इसमें, वो पिछले सप्ताह समाप्त हो चुका है। कुछ इसकी की हाइलाइट्स, कुछ की झलकियां इसकी इस प्रकार हैं। श्री ओम बिरला ने क्लेम किया कि लोकसभा 136% की प्रोडक्टिविटी पे ऑपरेट हुआ है। 115 घंटे का ओवरऑल डिस्कशन हुआ है। सिमिलरली श्री जगदीप धनखड़ जी ने बताया कि 90 से ज़्यादा घंटे राज्यसभा में व्यतीत हुए, उस पर डिस्कशन हुए, डिबेट हुए और चर्चाएं हुई। लगभग 10 से ज्यादा बिल इंट्रोड्यूस किए गए और 4 बिल पारित हो गए, बाकी अभी भी अंडर डिस्कशन है। कुछ ऐसी चीजें जैसे धनखड़ जी ने बताई कि वो ज्यादा खुश नहीं थे, ऑपोजिशन से थोड़े इरिक्ट लग रहे थे, क्योंकि ऑपोजिशन ने कुछ प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट किया। इसमें जो कुछ बड़ी चीजें हुई, जैसे निर्मला सीतारमण जी ने इलेक्शन के बाद का पहला बजट प्रस्तुत किया और इसकी वजह से काफी उत्पाद मचा संसद में भी, सोशल मीडिया में भी। पहली बार जो हमें दिखा कि मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास ने एग्रेसिवली इस बजट का विरोध किया। उसके अलावा एक बड़ा मुद्दा, कंटेंशियस मुद्दा, वक्फ बोर्ड का बिल भी टेबल किया गया डिस्कशन के लिए। उसके ऊपर भी काफी चर्चाएं हुई, काफी गहमा गहमी हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। एक और मुद्दा जो पेरिस ओलंपिक्स से जुड़ा हुआ है, विनेश फोगाट, जिनको अनफॉर्चुनेट कंडीशन की वजह से मेडल लूज करना पड़ा, उस पर भी काफ़ी चर्चाएं हुई। उस पर भी ऑपोजिशन ने काफ़ी हंगामा किया और गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा किया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सटीक नेटवर्क के हमारे सहयोगी अतुल। मैं अतुल को अब इनवाइट करना चाहूंगा कि अतुल, सबसे पहले अगर आप हमारे साथ शेयर करें कि मुख्य झलकियां की, हम समरी और हाईलाइट क्या थी इस पूरे सत्र की, जो हमारे ऑडियंस को जानना चाहिए। धन्यवाद अमित, और ऑडियंस को भी धन्यवाद जो हमारा वीडियो देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे इस इलेक्शंस के बाद जो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, जो सबसे बड़ी चीज जो हमने इसमें अचीव की है वो है कि हमारा लोकतंत्र फिर से जीवित हो गया है पार्लियामेंट के अंदर। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पहले जब हम देखते थे कि एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हुआ करते थे लोकसभा में, और क्योंकि विपक्षी दल में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसकी सीटें बहुत ज्यादा हों, राइट। तो एक और रीजन ये भी हुआ करता था कि जो टाइम एलोकेट होता था डिस्कशन करने के टाइम पे, तो वो बहुत कम हुआ करता था। तो अपनी बात को कहने के लिए टाइम जो मिलता था 20 मिनट 25 मिनट ऐसा मिला करता था। अब हमने देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने जब बजट का जब पहला सेशन हुआ इलेक्शन के बाद में, जिसमें सभी लोगों की शपथ हुई, ये सब हुआ, तो उस समय पे राहुल गांधी 1.5 घंटे तक बोले और कई सारे मुद्दों पे बोले। उसी तरीके का बाद में बजट के रिस्पॉन्स में भी उनका जो भाषण था इसी तरीके का रहा। बजट की जो काफी बजट से चालू करते हैं, क्योंकि बजट सेशन कंप्लीट हुआ, तो बजट टेबल किया गया। जो जिस दिन बजट टेबल किया गया उस दिन सबसे बड़ा मुद्दा बन गया इंडेक्सेशन का। बहुत बड़ा मुद्दा बना कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो टैक्स था उसमें इन्होंने इंडेक्सेशन को हटा दिया। अब इसका बहुत ही अच्छा, आप अगर ध्यान देंगे तो इसका एक बहुत अच्छा रिस्पांस जो है, तो राघव चड्ढा जो कि सीए भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और एग्जांपल दिया। मैं उसी एग्जांपल को यूज करना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति ने 50 लाख का एक प्लॉट खरीदा था 2001 में, और वो प्लॉट जो है तो आगे जा करके वो 2024 में उस प्लॉट की कीमत हो गई 4 करोड़ रुपए की। तो पुराने नियम से और इंडेक्सेशन के बाद उस प्लॉट की कीमत आज के जमाने में 3.25 करोड़ रुपए है। तो उस व्यक्ति को 80 लाख का ही प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और उस 80 लाख में उसे 20% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो करीब 16 लाख रुपए के आसपास का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो नया इंडेक्सेशन आया है वो ये कहता है कि 50 लाख का जो तुमने प्लॉट खरीदा था, आपने प्लॉट खरीदा था,
उसमें आपने 4 करोड़ में बेचा तो उसका जो डिफरेंस आया 3.5 करोड़ रुपए, उसमें से आपको 12%, 12.5% जो है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। अभी जो बजट के बाद गवर्नमेंट ने इसको रोल बैक भी किया है, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं कि 2024 जब तक बजट नहीं पेश हुआ था, उससे पहले के जितने भी एलटीसीजी ट्रांजैक्शंस थे, उन पर ये, और उससे पहले की खरीदी गई प्रॉपर्टीज पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये एक अमेंडमेंट किया है इस इंडेक्सेशन में। दूसरी बात जो निकल के आई वो एक, आपको पता होगा कि कांग्रेस का जो न्याय पत्र था उसमें इंटर्नशिप स्कीम जो थी उन्होंने लॉन्च की थी। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 500 कंपनियों में जो है तो करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इंटर्नशिप कराई जाएगी। पर इसके जो फ्लॉज़ इसमें आ रहे हैं कि इसको सही तरीके से प्लान नहीं किया गया, और अभी एक इंडस्ट्री के लीडर्स की एक मीटिंग थी फिक्की या किसी भी जगह पे, किसी प्लेटफ़ॉर्म पे। तो वहाँ पर जो इंडस्ट्री कह रही थी कि सीएसआर के तहत ऑलरेडी जो है तो कई सारे लोगों को वो इंटर्नशिप देते हैं। तो अब गवर्नमेंट उसके लिए पैसे देगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा की उम्मीद गवर्नमेंट अभी नहीं कर सकती है हमसे। एक तरीके का, इस तरीके का रिस्पॉन्स आया। तो क्या गवर्नमेंट ने जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो 500 कंपनीज़ हैं, उनके साथ गवर्नमेंट ने सच में बात की है कि नहीं की है, अभी कुछ पता नहीं उसके बारे में। तीसरा जो चीज़ निकल के आई, मतलब एक पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से, वो एक पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से जो राहुल गांधी का एक भाषण था, वो बजट का भाषण कम लगा, पॉलिटिकल भाषण मुझे ज़्यादा लगा, और बजट पे उन्होंने कम कॉन्संट्रेट किया। उन्होंने 2-3 चीज़ें बोली, उसके बाद ज़्यादातर उनका जो मेन मुद्दा इस समय वो उठा रहे हैं, जातिगत जनगणना के बारे में, उसके बारे में ही वो ज़्यादातर बोलते रहे, और हलवा और काफ़ी सारी चीज़ों की बात हुई। रिव्यू की बात की उन्होंने। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आपने देखा ही होगा। तो उसपे भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ, और बाद में जो है तो अनुराग ठाकुर जी की तरफ से उसका एक रिस्पॉन्स आया, जो कि हमारी लोकल भाषा में उसे अच्छा नहीं कहा जाता है, राइट? अगर आप बस स्लैंग्स में यूज़ करेंगे गाँव-वाँव में तो लोग आपको डंडे से मार भी सकते हैं बेसिकली, बहुत बुरा। मतलब दैट बेसिकली आस्किंग कि तुम्हें अपने पिताजी का पता है कि नहीं पता है? मतलब जस्ट इट डज़न्ट गो वेल। गाँव-वाँव में हम लोग गाँव से जुड़े हुए हैं, तो हम जानते हैं इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है। इसके बाद जो है तो एक और चीज़ का रहा कि जिस तरीके की तल्खियाँ रहीं स्पीकर को लेकर के, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के। क्योंकि आपने स्पीकर की बात करी तो उसको मैं अगले सेक्शन में बताऊँगा। आप वो अगले सेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं इसके बाद। बिल्कुल। अगले सेक्शन बढ़ने के पहले अतुल, आपने बजट की बात की और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। पिछले 15 दिनों में बजट के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हुई है, लेकिन पहली बार ऐसा लगा, क्योंकि ऑपोजिशन तो अपोज करती ही है गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स का। पहली बार जो न्यूट्रल वॉइसेस थी, जो जैसे मिडिल क्लास है, जिन्होंने अलग अलग जगह जाके, जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स भी हैं, उन्होंने भी अपनी जाहिर की, प्रतिक्रिया की, इतने खुश नहीं है बजट की स्ट्रक्चरिंग से। इनफैक्ट नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक पत्र लिखा निर्मला सीतारमन को, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि हेल्थ इंश्योरेंस पे इतना जीएसटी क्यों लग रहा है। तो पहली बार ऐसा लगा कि न्यूट्रल और प्रो गवर्नमेंट सपोर्टर्स भी बजट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बजट की वो जो शॉर्टकमिंग्स है उन्हें हाईलाइट कर रहे हैं। इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बेसिकली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट जो प्रेशर जो बना, मेनली एन और एन फैक्टर, नीतीश नायडू फैक्टर, जो बेसिकली आंध्र प्रदेश और बिहार का जो प्रेशर बना गवर्नमेंट का, तो जो फंड एलोकेशन होना चाहिए था उस तरीके का फंड एलोकेशन नहीं हो पाया। तो सबसे पहले मैं मुद्दा उठाऊंगा शिक्षा का, एजुकेशन का। मैं अभी दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें बताया गया था कि जो बजट का परसेंटेज है, हर बजट में एलोकेशन है, वो लगातार नरेंद्र मोदी सरकार में गिरता जा रहा है। वो आज करीब मेरे ख्याल से 2.5 से लेकर 2.75 के आसपास कहीं पे फिर रहा क्या है। बजट, एजुकेशन बजट? एजुकेशन बजट की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशन बजट की बात कर रहा हूँ। और मुझे याद है कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय पे, तो नरेंद्र मोदी जब प्रधान, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि इस बजट को 10% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन स्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा, और इसका उल्टा उनकी सरकार ने किया।
अगर सही से देखा जाए तो 2013-14 में ये बजट 3.5 से पौने 4% के आसपास हुआ करता था टोटल बजट का जो साइज है उससे। और आज जो बजट का साइज है वो 2.5 से 2.75 के आसपास वेरी करता है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इट इज बिलो 3%। तो बढ़ाने की जगह घट गया। दूसरा, की एक्सपेंडिचर जो सेक्टर्स हो सकते थे मनरेगा में, जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए था। उसके बाद अर्बन मनरेगा का भी जो अगर प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है उन्होंने अर्बन मनरेगा को भी एक चीज कहा कि अर्बन मनरेगा को भी हमें प्रमोट करना चाहिए। उस चीज पे भी इन्होंने जो है तो कोई नया चीज नहीं लेके आया। और मनरेगा का पिछले साल का बजट अगर मैं सही कहूं तो कुल खर्च जो हुआ है मनरेगा में 96 या 97,000 करोड़ के आसपास खर्च हुए हैं। और इस बजट में एलोकेशन है 80,000 करोड़ का। एलोकेशन ही उससे कम है जो पिछली बार खर्च किया गया था, जबकि उम्मीद है, क्योंकि बेरोजगारी के आंकड़े इस तरीके के हैं कि बढ़ी है, ऐसा लोगों को पता चल रहा है, और रूरल डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो एक और चीज हो गई है अ, कि मनरेगा एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जो कि एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा है। और दूसरी चीज जिसके लिए मिडिल क्लास बहुत ज्यादा और जितने भी लोग थे जो कि कैपिटल गेन टैक्स में बहुत पैसे का करते थे, बचत करते थे, उस तरीके की चीजों में भी जो इंडेक्सेशन लेके आए थे वो बहुत गलत था। एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो बजट लेके आ रही है उससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे जो दिखता है कि गवर्नमेंट जो सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्करेज कर रही है। क्यों कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि जैसे अब मेडिकल इंश्योरेंस आप लेते थे, पहले हमारे 80 के 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट हुआ करते थे। उसके बाद होम लोन लेते थे, उसके इंटरेस्ट रेट में रिबेट मिलती थी। और इस बार जो है ओल्ड जो टैक्स रिजीम है और न्यू टैक्स रिजीम है, तो न्यू टैक्स रिजीम में तो उन्होंने बेनिफिट्स बढ़ा दिए, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम को उन्होंने डिस्करेज किया। अब अगर मैं इफेक्टिवली देखूं तो अगर न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में साल भर में जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ रहा। आज से 25-30 हजार रुपए का फर्क पड़ रहा है। अगर किसी ने 1 करोड़ का घर खरीदा है, आप समझ लीजिए, और आपका 70 लाख का लोन है, उस केस में आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा। साल भर में 20 से 25 हजार रुपए, मतलब महीने के 1,000-2,000 रुपए का उस बंदे को फायदा हो रहा है, राइट, जो 30% टैक्स ब्रैकेट में है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से मिडिल क्लास जो है ना, और इससे प्रॉब्लम क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी भी डिस्करेज हो रही है कि लोग इंश्योरेंस नहीं लेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेंगे, टर्म प्लान्स नहीं लेंगे। तो ये सोशल सिक्योरिटी की चीजें जो कि डिस्करेज हो रही हैं। बिल्कुल। अतुल, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया आपने। और मैं आपसे एक इसमें एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि हम पढ़ते रहते हैं कि जो हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं इंडिया के, जो अपर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास आते हैं, उनका पलायन हो रहा है। हर साल ये नंबर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं टैक्सेशन इसमें रोल प्ले कर रहा है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन का हम एग्जांपल लेते हैं, वहाँ भी टैक्स बहुत है, तो वहाँ के भी काफ़ी एनआई जो है वो पलायन कर रहे हैं दूसरी कंट्री। तो टैक्स का मिडिल क्लास और अपर क्लास में काफ़ी इफेक्ट होता है, और यही लोग आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि हमें जो कमियां हैं इस बजट की, वो काफ़ी आपने भी डिस्कस की और काफ़ी हमने पढ़ा भी है। क्या ऐसे पॉजिटिव्स रहे हैं इस बजट के? अगर एक दो मुख्य पॉजिटिव आप हाईलाइट कर सके। पॉजिटिव में मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने सोलर सेक्टर में जो बेसिकली जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है सेक्टर, उसमें जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। और हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है कि वो जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी इस तरफ में जाना चाहते हैं, जिससे कि हमारा पॉल्यूशन कम हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कई सारे इनिशिएटिव्स लेके आई है गवर्नमेंट। पर क्योंकि बहुत बड़ा चंक ऑफ द बजट जो है तो बिहार और आंध्र प्रदेश में चला गया, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हर जगह पे देखने को मिल नहीं रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ 8 महीने के लिए बजट है, राइट। अगर देखा जाए तो ये जनवरी जुलाई में बजट पेश हुआ, अगस्त में पारित हुआ, और फरवरी फर्स्ट को 1 फरवरी 2025 को हमें एक नया बजट मिलेगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सिर्फ 8 महीने का बजट है। और हो सकता है कि अगले साल 1 फरवरी को जो भी चीजें मिस हो गई हैं इस बजट में, तो वो कवर कर ली जाएंगी। तो इस बजट को मैं बहुत ज्यादा रीड नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, ये जो की फैक्टर्स थे इनको नहीं करती अगर गवर्नमेंट, तो ये बजट एवरेज रहता, मतलब एवरेज बजट रहता, जो कि चुनाव के बाद जनरली होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। बजट पे हम लोग फिर से आएंगे एक बार, लेकिन अब मैं हमारे साथ हमारे सहयोगी अपूर्व भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार अपूर्व। अपूर्व नमस्कार। दिख नहीं रहे, आई थिंक उन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया है। हाँ जी।
धन्यवाद अपूर्व। हम लोग बजट के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपूर्व। मैं आपसे आप एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका क्या की टेक अवे, स्पेशली मिडिल क्लास सैलरीड आप भी हैं, आप भी टैक्स पे करते हैं हमारे जैसे। आपका क्या है रीडिंग इस बजट की? कुछ सही बोला आपने। मैं दोनों ही फील्ड को बिलोंग करता हूँ। तो एक तो जो अतुल ने कवर किया, आई थिंक आई ऑल्सो echo with that कि एक तरह से इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करा गया है, क्योंकि बाय मेकिंग द न्यू रिजीम मोर अट्रैक्टिव। तो फॉर एग्जांपल, मतलब मुझे अपना शुरू के दिन याद आते हैं जब हमको लगता था कि यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़े और टैक्स फिर भी बच जाए। और ये सही भी नहीं है, क्योंकि अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका कुछ सेविंग नहीं होगा। और एक तरह से देखा जाए तो उस अप्रोच को एक तरह से गवर्नमेंट ने एक तरीका दे दिया उस तरह के कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज को, कुछ मत इन्वेस्ट करो। और इससे क्या होता है, फाइलिंग भी इजी हो जाती है कि आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, आपका कितना टैक्स बनता है आप दे दो, और वो भी मोस्टली आपका टीडीएस नहीं कट जाता है। तो सिंप्लीफाई तो हुआ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिस्करेज करने का मुझे ये भी समझ आया कि लॉजिक क्या है। क्योंकि आप देखो तो म्यूचुअल फंड में टैक्स भी बढ़ा दिए हैं, तो उस तरह से भी देखोगे आप तो आपके रिटर्न भी कम आने लगेंगे। तो एक तो धीरे धीरे करके इंसान को समझ में आना शुरू हुआ था म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कि वो म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन। और क्लियरली डेटा शो करता है कि इंडिया का इक्विटी में रिटेल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, आई एम नॉट श्योर, अदर देन कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, आप टैक्स बढ़ाओगे तो। और जो लोग ने इन्वेस्टमेंट करना की आदत डाल ली है तो वो तो करते ही रहेंगे, लेकिन उनका रिटर्न लो हो जाएगा। तो डिस्पोजेबल जो बेसिकली सेविंग है वो उस रेट से नहीं बढ़ेगी जब वो अपना मैच्योरिटी आएगी और रिडीम करना चाहेंगे उस म्यूचुअल फंड को। प्लस होम, तो बाइंग होम करीब करीब बहुत ही अनअट्रैक्टिव ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ जो मुझे लगता है कि हाउस इज ऑलरेडी इज ऑलरेडी नॉट ए वेरी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट। प्लस आपका खुद का रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह तो वैसे भी बहुत अनअट्रैक्टिव होता जा रहा था, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे थे और जैसे जैसे इन्वेंट्री बढ़ रही थी। ऊपर से इंडेक्सेशन हटाना, टैक्स में इम्पैक्ट, बेसिकली नेट नेट टैक्स बढ़ जाएगा और आपको टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलेगा अगर आप न्यू रेजिम ऑप्ट करोगे तो घर तो बहुत ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव ऑप्शन हो जाएगा। और स्लैब में कुछ खास चेंज नहीं है, ज़्यादा कुछ टैक्स भी नहीं बचेगा साल का। तो सैलरी क्लास के लिए बेसिकली कुछ पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ नेगेटिव ही है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनका तो जो मैंने सुना है उस हिसाब से तो उनके लिए तो एक तरह से डेथ ब्लो है। उनका प्रॉफिट कुछ 25% से कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मतलब समझ तो नहीं आती। जरूर गवर्नमेंट का टैक्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, दैट मेक्स मतलब दैट वन लॉजिक। लेकिन थोड़ा सा सैलरी क्लास को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए था, उनके हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था, जो शायद नहीं किया गया। और यही रीजन है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये टैक्स सैलरी क्लास के लिए तो अच्छा नहीं। बिल्कुल। एंड इसी नोट पे मैं अतुल को डिस्कशन में वापस लाना चाहूँगा। अतुल, इसके इस बार जैसे आपने बताया कि क्योंकि ऑपोजिशन की भी एक स्ट्रेंथ थी, तो काफ़ी तीखी नोक-झोंक हुई है, चाहे वो राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। एंड कई बार जो दोनों स्पीकर्स हैं, चाहे ओम बिरला जी हों चाहे धनखड़ जी हों, उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपना एंगर, डिसअपॉइंटमेंट। उस पे आपकी कोई प्रतिक्रिया? क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और ये डिस्कस करना जरूरी भी है क्योंकि अ, अभी मैं विनोद अग्निहोत्री जी को आप शायद जानते होंगे, जर्नलिस्ट हैं, काफी फेमस। उनकी बचपन में पढ़ी हुई उन्होंने एक कहानी को याद दिलाया, पंच परमेश्वर। एक कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, ठीक है, कि वो जो सरपंच पंच परमेश्वर के पद पे बैठा व्यक्ति था, उसका एक मसला था उस व्यक्ति के साथ में कि धोखा हुआ था, कुछ हुआ था, याद नहीं पूरी कहानी। लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति ने पंच के पद पे बैठने के बाद कैसे न्याय किया। शायद वो कहानी सच में जो है तो हमारे स्पीकर और उपराष्ट्रपति जी को पढ़नी चाहिए दोबारा। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा स्कूल नहीं है, ना ही कॉलेज है, ठीक है। स्पीकर और जो चेयर लोकसभा के स्पीकर और चेयरपर्सन जो राज्यसभा के होते हैं, उनका रोल होता है कोऑर्डिनेट करना डिबेट्स को
और सदन का संचालन करने की जिम्मेदारी होती है उनकी। बेसिकली एक तरीके से हेड कह सकते हैं उस सदन के, जो कि रूल्स और रेगुलेशंस को एनफोर्स कराते हैं, राइट? यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोकसभा में भी जब भी पक्ष से कोई भी बोलना चाहता है, कोई मिनिस्टर खड़े होकर के इंटरप्शंस चाहता है, तो उसको अलाउ किया जाता है, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में। लेकिन जब विपक्ष से किया जाता है, तो मैं इस बार देख रहा हूँ कि ओम बिरला तो फिर भी अलाउ कर रहे हैं, जो स्पीकर हैं लोकसभा के, वो फिर भी उन्हें हो सकता है कई जगह पे आपत्ति हो, क्योंकि सत्ता पक्ष के खिलाफ कई सारे कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है अपोजिशन की तरफ से। वो सत्ता पक्ष आते हैं और उनका थोड़ा असहज होना लाज़मी है। लेकिन इसमें मैं जज नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा में धनखड़ साहब ने आरएसएस के बारे में एक बात कोई क्वेश्चन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला आरएसएस को आप जानते नहीं हो। मैंने वो सुना, मतलब मैं बैठ के उस दिन राज्यसभा की प्रोसीडिंग देख रहा था, तो मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि आप संघ को जानते नहीं हो, देशभक्त संगठन है और ये है, वो है। मैं तो बहुत कि किस्मत मैं बहुत मुझे लगता है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैंने उसके वर्ग 3 तक नहीं किए। मुझे पता नहीं कितने वर्ग होते हैं, पर 3 वर्ग तक नहीं किए। इन सारी बातों को कहने की ज़रूरत नहीं थी, वो उपराष्ट्रपति हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन जो राज्यसभा के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कि कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया कि आप देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, इस तरीके की कोई बात कही उन्होंने। वो भी मुझे लगता नहीं है कि कहना चाहिए था। मल्लिकार्जुन खड़गे उम्र में उनसे भी बड़े हैं और एक्सपीरियंस में भी उनसे बड़े हैं। 50 साल का उनका जो है तो करियर हो चुका है, सिर्फ पॉलिटिकल करियर। तीसरी बात जो कल हुई कि परसों हुई जया बच्चन जी के साथ में, सभी आप लोगों ने फॉलो किया होगा। पहली बार जब हुआ था हरिवंश जी के समय, जब हरिवंश जी बैठे हुए थे वहां पर सीट पर, जब पहली बार हुआ था, तो वो एक एक्सीडेंटल दिख रहा था कि हाँ उन्होंने सिर्फ नाम पढ़ दिया वहां से, और वो बात जो है तो हंसी मजाक में मुस्कुरा करके डील कर ली गई। दूसरी बार जब हुआ, तब भी इसे थोड़ा बहुत तरीके से डील कर लिया गया। लेकिन जब तीसरी बार हुआ तो जया जी ने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया कि आप जो है तुम हर बार इस बात को कह रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, मैंने पुरानी प्रोसीडिंग्स उठा करके देखी, उसमें ऐसा नहीं होता था। तो इस बात पे उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपकी टोन और जो है ना टीज करने वाली, बेसिकली इस तरीके का उनका वो था कि टोन जो है तो ठीक नहीं थी। और शायद क्योंकि उपराष्ट्रपति इतना बड़ा पद है, उन्हें इस बात को अच्छे से डील कर सकते थे। वो बहुत बड़े भी हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, लॉयर हैं और नॉलेजेबल आदमी हैं। वो शायद इसको अच्छे से डील कर सकते थे और गुस्सा होने की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। शायद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए इस बात पे, और उसके 1 दिन पहले जो है तो वो सदन छोड़ करके बीच में चले गए थे। विपक्ष के ऊपर आरोप लगा के कि विपक्ष जो है तो के बहुत सहयोग नहीं करता और ये सारी चीज़ें। मेरा टेक अवे इसमें ये है कि शायद जो है तो जिस तरीके का विपक्ष को अब बोलने लगा है, ठीक है? पिछले सेशन से बेसिकली ऐसा कहूँगा कि जो इलेक्शन से जस्ट पहले वाला सेशन था, उसमें से ये चीज़ें तेज़ी से बढ़ी थी और इलेक्शंस के बाद वाले सेशंस में बहुत तेज़ी से और बढ़ी हैं। तो शायद इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या चेयरमैन जो हैं राज्यसभा के या फिर लोकसभा के जो स्पीकर हैं, वो इस बात से के लिए तैयार नहीं है और उनको आदत नहीं इस तरीके के सदन को चलाने की। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये गतिरोध हमें देखने को मिल रहे हैं। और एक और बड़ी बात ये है कि हो सकता है कि इस चेयरपर्सन को उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी भी हो रही है। ऐसा मैंने न्यूज़ चैनल्स में सुना है कि करीब 40 से 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हस्ताक्षर करा लिए गए हैं, और अगर ऐसा होगा तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे जो है तो सत्ता पक्ष को भी, राष्ट्रपति जी के ऊपर भी और ऐसे-ऐसे सवाल उठेंगे जो कि शायद उपराष्ट्रपति जी ने सोचा भी नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। कुछ ऐसा सत्ता पक्ष की तरफ से किसी को इनिशिएटिव लेकर के इस बात को कूल डाउन करने का प्रयास करना चाहिए। ये मेरा टेक है इस पे। कुछ समय का भी ध्यान रखते हुए अपूर्व से एक प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा कि अपूर्व, जो गवर्नमेंट है वो ऑपोजिशन पे आरोप लगा रही है कि वो जानबूझकर सदन को डिसरप्ट करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं स्पीकर्स के अगेंस्ट। इसके पीछे राजनीति है, दोनों पक्षों का अपना अपना मत है। आपकी कोई प्रतिक्रिया? मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से गलत है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि अभी-अभी होना शुरू हुआ है।
हमेशा से देखा है कि ऑपोजिशन अपना काम ये लेके चलता है कि हमें चीज का ऑपोजिशन में ही रहना है, चाहे वो कोई सा भी इश्यू हो, भले ही वो बाद में जब पावर में आए तो सेम चीज को सपोर्ट करने लगे। लेकिन ये भी बात सही है कि जो इससे पहले जब बहुत मेजॉरिटी ज्यादा स्ट्रांग थी, तब ऑपोजिशन को जिस तरह से कम्प्लीटली अवॉइड किया जाता था और जिस तरह से बिना उनका मत लिए ही बिल्स पास हो रहे थे, तो एक तरह से आई थिंक इस रिजल्ट्स के बाद ऑपोजिशन ने भी स्टार्ट करना शुरू किया है, ये फील करना कि अब हम वो नहीं होने दे सकते हैं। और इस तरह से शायद इस वजह से शायद एक एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा रिगर दिख रहा है उनके अंदर, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और सेम हैंड पे जो पावर में पार्टी है उसको भी ये चीज नहीं लग रही है, और उनको भी ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ये क्या होने लगा अचानक 10 सालों बाद। तो मुझे लगता है वो ही रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें। दोनों को ही मैं इक्वली रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, दोनों पार्ट्स, दोनों साइड्स। बिल्कुल बिल्कुल अपूर्व। और लाइटर नोट में जो अतुल ने वाकया बताया जय बच्चन जी और धनखड़ जी के बीच में जो तंज हुई, ट्विटर में मीम फेस्ट था। अगर आप मनोरंजन या हास्य के शौकीन हैं तो ज़रूर जाके उसको देखें। सेगवे लेते हैं थोड़ा सा, एक जो बड़ा मुद्दा, एक जो कंटेंशियस टॉपिक है, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया। काफ़ी काफ़ी समय से ये चल रहा था, और जो गवर्नमेंट है हमेशा कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस ने हमेशा इसको अपने तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की है। फाइनली ये बिल टेबल किया गया और इस पे बहुत ही हीटेड एक्सचेंज हुए। काफ़ी फियर्सली दोनों पार्टीज ने, पक्ष और विपक्ष ने इस पे डिबेट किए। अतुल, इसके पहले हम आगे बढ़े, क्विकली अगर आप हमें बताएं कि वक्फ बोर्ड का बिल क्या है, और उसके बाद क्या डिस्कशन हुआ, क्या डिबेट हुआ। तो बेसिकली वक्फ एक ऐसी चीज होती है, मतलब अपूर, थैंक्स टू अपूर, इन्होंने इस बात को हाईलाइट किया था कल या परसों, तो मुझे इस बारे में और पढ़ने का मौका मिला। तो वक्फ एक तरीके का इस्लामिक ट्रेडिशन में वक्फ वो शब्द यूज किया जाता है, जिसमें कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं कई सारी, वो वक्फ जो जनरल पब्लिक की प्रॉपर्टीज होती है वो वक्फ को एलोकेट हो जाती हैं। और वक्फ जो है तो उसका देख रेख करता है, और जो भी उससे कमाई होती है, जो भी अर्निंग होती है, जो किराया आ रहा है या फिर वॉट एवर, राइट, किराए से दे रहे हैं या कोई चला रहा है, तो उस केस में जो अर्निंग होती है वो स्कूल्स, एजुकेशन और मुस्लिम्स के जो सोशल वेलफेयर जो होते हैं उसके लिए यूज करने वाली चीज होती है। बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ ट्रस्ट कह सकते हैं एक तरीके का, नॉट एग्जैक्टली ट्रस्ट बट रिलीजियस ट्रस्ट जैसा चीज होती है, जिसमें कि इस फंड का क्या किया जाएगा उस चीज का एलोकेशन होता है। अब ये बिल लाने की जरूरत क्या पड़ी? पहली बात ये कि ये बिल पहली बार जो है तो 1923 में आया था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे। नाम कुछ अलग था इसका, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद इस बिल का अमेंडमेंट आया 1952-51 में। फिर तीसरी बार इसका बिल का अमेंडमेंट आया 1962 या 65 में। फिर इसका अमेंडमेंट आया 1995 में। तो इसमें कई सारी पावर्स थी जो कि वक्फ की बढ़ा दी गई, ऐसा भी कहा जाता है 1995 में। मेन जो मुद्दा है, जो बीजेपी जिस वजह से इसको लेना चाहती है, तो इसका कहना यह है कि वक्फ किसी भी जमीन को जाकर के ये कह देता है कि ये हमारी जमीन है, ठीक है, और वो उनकी वजह से उनके कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है इस पर्टिकुलर चीज की वजह से, कि बीजेपी का कहना यह है कि हम इसको अमेंड करके मुस्लिमों के कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट इस तरीके का चाहते हैं कि जो एसडीएम होगा या फिर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे, और इसमें जो है तो कई सारे लोगों को नए ऐड करेंगे, जो नॉन मुस्लिम लोग होंगे, ऐसे लोग एक्टर्स को भी ऐड करेंगे। अब तो एक सवाल जो विपक्ष पूछ रहा है ये, कि क्या किसी और धर्म के जो ट्रस्ट होते हैं इस तरीके का, क्या आप उन ट्रस्ट्स में आप किसी भी नॉन हिंदू या नॉन सिखों का ट्रस्ट है तो नॉन सिख को आप इंक्लूड करते हैं क्या? पहली चीज तो उन्होंने ये सवाल पूछा, जो कि मुझे वाजिब सवाल लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से एक और पक्ष जरूर है कि वक्फ बोर्ड में बहुत सारा करप्शन भी उजागर हुआ है पिछले कई सालों में। मतलब जमीनों का लेन देन से लेकर के काफी सारे करप्शन के वो आए हैं मुद्दे। तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली इसमें कुछ लॉ में चेंजेस करने चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लॉ को चेंजेस इस तरीके से करना चाहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में ले करके करना चाहिए, क्योंकि आप किसी कम्युनिटी के लिए बिल लाते हो तो उसकी कम्युनिटी से आप डिस्कशन करते हो, राइट?
बिना डिस्कशन किए अगर बिल लाओगे तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है आगे जा करके गवर्नमेंट के लिए भी, और आगे जो उनकी सहयोगी पार्टियां हो सकता है जैसे टीडीपी और जेडीयू इससे कंफर्टेबल नहीं भी हो सकती हैं। ऐसा मेरा टेक है इसमें। आप म्यूट पे हैं अमित। हाँ जी, धन्यवाद। ये जो वक्फ बोर्ड है, ये एक प्राइवेट बॉडी है। ये ऐसा नहीं कि ज़मीन लेके आम मुसलमानों को दे रहा है, ये ज़मीन ले रहा है अपने पास। तो यहाँ पे मुसलमानों का हित और अहित नहीं हो रहा। मेरे आप बताइए कि जब अगर गवर्नमेंट कह रही है ये कि वक्फ एक इंडिविजुअल बॉडी है, प्राइवेट बॉडी, वो ज़मीन कहीं भी जाके क्लेम कर लेते हैं और उनको मिल जाती है, तो उसमें फिर क्या दिक्कत होनी चाहिए ऑपोजिशन को? क्योंकि ये आम मुसलमानों की बात नहीं है, वक्फ एक इंडिविजुअल बॉडी की बात है। नहीं नहीं, वक्फ इंडिविजुअल बॉडी नहीं है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वक्फ कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर ये बॉडी आती है, वक्फ बोर्ड जो है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आम मुसलमानों से जुड़ी हुई, वो जमीन लेके आम मुसलमानों को नहीं दे रहे हैं, वो अपने पास रख रहे हैं। तो उसमें फिर विपक्ष को क्या दिक्कत होनी चाहिए? विपक्ष ये तो बिल्कुल ये फेयर आस्क है। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि आर्मी के बाद और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और आर्मी बिल्कुल सही और बात है। रेलवेज काफी वेलफेयर का काम करती हैं। वक्फ भी करती है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे उस सब्जेक्ट में इतनी जानकारी नहीं है, बट आर्मी और रेलवे जितना नहीं करती। अगर उतनी जमीन है तो उतना बेनिफिट का काम भी करना चाहिए। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इसमें? मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ, देखिए 2 सेक्शन है इसके। पहली चीज़ ये, क्या वक्फ बोर्ड के जो बिल है उसे उस वक्फ बोर्ड के जो सिस्टम है उसमें चेंजेस आने चाहिए? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आने चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड की पावर्स बहुत ज़्यादा हैं पिछले बिल्स के हिसाब से, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी-सी उसको कंटेन करने की आवश्यकता है, डेफिनिटली। लेकिन क्या इसमें किसी नॉन मुस्लिम को इसके मेंबर्स बनाने चाहिए, वक्फ बोर्ड के का सदस्य बनाना चाहिए? मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये क्या होगा कि बाद में अगर जाकर के मुस्लिम्स बोलेंगे कि किसी भी जो हिंदू जैसे हिंदू टेम्पल्स एक्ट है, उसमें जो है स्टेट जो है तो टेम्पल्स और ट्रस्ट जो है उसको कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है क्योंकि वहाँ जो चेयरमैन होता है, ट्रस्ट मेंबरशिप होती है, ये सारी चीज़ों के जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट अप्रूव्ड होते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ जो है तो वक्फ बोर्ड के में भी लागू होनी चाहिए कि मुस्लिम्स को बनाइए, लेकिन चेयरमैन बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन आप जो है तो उसकी पावर्स को, अगर कोई भी डिस्प्यूट हो तो एसडीएम के पास या कहीं जा करके उसके का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसको प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी बिना प्रूफ किए आपने क्लेम किया और आपको ज़मीन मिल जाएगी। ये चेंजेस से मैं बिल्कुल सैटिस्फाइड हूँ और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये होने चाहिए। द ओनली प्रॉब्लम इज़ विथ, मुझे तो सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम है उसमें समझ में आती है कि आपने नॉन मुस्लिम्स को जो उस ट्रस्ट में इंक्लूड करने की बात कही, वो मुझे ठीक नहीं समझ में आती, क्योंकि ये रिलीजियस मैटर्स हैं, राइट? मुझे नहीं लगता है कि कोई और बंदा इसको समझ पाएगा। बिल्कुल। अपूर्व, मैं आपको डिस्कशन में लाना चाहूंगा और समय की कमी है तो संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा कि राजनीतिक हलकों में काफी गर्माहट है इस इशू को लेकर। दोनों पार्टीज एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आपका क्विक रिएक्शन क्या है? आप वक्त बोर्ड पे ही फोकस कर रहे हैं, हाँ, वक्त। मतलब इस बिल पे? हाँ, तो पहले तो एक्चुअली मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, बट जैसे कि मैंने आपने बोला कि वन ऑफ द बिगेस्ट बॉडीज है, और रिसेंटली किसी डिबेट में उससे पूछा गया था कि आप क्या कर रहे हैं माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए, और ये बहुत क्लियर नहीं था। और अगर अतुल ने जैसा बताया कि ये लोग लैंड, मतलब ये बोर्ड लैंड को बहुत इजीली क्लेम कर सकता है और उनका हो जाता है, और आज की डेट में थर्ड बिगेस्ट लैंड होल्डर इन इंडिया, तो फिर तो कंसर्न है। उसको बेसिकली डिटेल में स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी कि उस बॉडी का काम क्या है, और क्या वो काम को ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इसे कितना रेगुलेट किया जाने की जरूरत है। और मतलब बेसिकली इसमें किसी भी तरह का रिलीजियस फेवर भी नहीं होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इनको वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे किसी और रिलीजियस ट्रस्ट को डील करते हैं, और एक तरह से इसकी पावर भी इतनी नहीं होने देनी चाहिए कि, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज ऑलवेज कंसर्न। बिल्कुल। धन्यवाद अतुल। धन्यवाद अपूर्व। आप दोनों का जुड़ने के लिए मैं शुक्रिया। बस 2 मिनट लेना चाहूँगा। मैं विनेश फोगाट के लिए सिर्फ़ हमारे पास अभी है 3 मिनट का समय। उनके विनेश फोगाट के लिए के लिए एक मैं बस कुछ कहना चाहूँगा और आप सब भी अपने लिए कुछ-कुछ सेकंड्स कहें। व्हाट अ चैंपियन प्लेयर! और जो हुआ उनके साथ में वो नहीं होना चाहिए था।
हम उम्मीद करते हैं कि जो कैस जो बॉडी है स्पोर्ट्स की और जो जुडिशरी है स्पोर्ट की, उनका जो फैसला है वो सिल्वर मेडल उनको जो वो डिज़र्व करती हैं, उनको मिले, ये हमारी उम्मीद है। और हमारा दिल टूट गया था उस दिन के बाद ओलंपिक्स देखने की इच्छा नहीं हो रही थी जब ये घटना हुई और बस मैं ये कहूँगा कि शी इज़ अ चैंपियन, व्हाट अ चैंपियन प्लेयर और कितनी मुश्किलों से निकल कर के वो यहाँ पर पहुँची हैं, हम सबने वो देखा। जंतर-मंतर के वो मंज़र हमने फ़ोटोज़ आज भी याद हैं। तो मैं बस यही चाहूँगा कि एट लीस्ट रिटायरमेंट के समय उनको वो रिकॉग्निशन, वो मेडल रिकॉग्निशन तो है ही, पर वो मेडल भी अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल। अ, अपूर्व, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे लगता है कि ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड वो चैंपियन रही हैं और जिस तरह से उन्होंने खेला वो भी बहुत बढ़िया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वो आएँगी तो उनको वैसा ही वेलकम मिलेगा जैसा जब वो गोल्ड मेडल जीत के आती ठाकुर था। क्योंकि अनफॉर्चुनेट था ये बहुत ज़्यादा, छोटा-मोटा बल्कि इंटरनेशनल रेसलर्स ने भी कहा है कि उनको एटलीस्ट सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए था और अगर वो फाइनल हो सकता तो और भी अच्छी बात होती। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो फाइटर है और डिज़र्व करती है सारी रिस्पेक्ट दुनिया की और शायद वो भी मिलनी भी चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद अपूर्व, धन्यवाद अतुल। हर हिंदुस्तानी का आप दोनों की तरह यही आशा है कि जो निर्णय आने वाले कुछ दिनों में या कुछ समय में आने वाला है, वो विनेश के फेवर में रहे और एक और पदक भारत को मिले। और विनेश, जैसा कि आप सबने कहा, विनेश एक चैंपियन है, विद और विदाउट मेडल। शी इज़ अ चैंपियन। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुँचाएं। अतुल, अपूर्व, धन्यवाद। धन्यवाद तुम्हें, धन्यवाद। धन्यवाद।